बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, जैसा कि हिंदी व्याकरण का रिवीजन चल रहा है, तो आप सभी व्याकरण को रटिएगा नहीं, उसको समझ के पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप सब उसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो भी कुछ व्याकरण में पढ़ाया जाता है उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी किताब में अगर कोई परिभाषा दी है तो उसे आप रट लीजिए। रटा हुआ ज्ञान अधिक दिनों तक नहीं होता, तो उस परिभाषा को आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए व्याकरण हम लोग समझते हुए चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा, वर्ड, शब्द, वाक्य, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस क्रम को आप सब भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या है प्रकरण हमारा? वर्ड विचार। जैसा कि आप सबने वर्ड की परिभाषा को पढ़ा, ठीक है, वर्ड क्या है? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए वही वर्ड है। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, वर्ड और ध्वनि एक ही है या अलग अलग है? ये एक ही है। ठीक है, ध्वनि जो होती है वो हमारी पुरानी है। पुरानी का मतलब सबसे पहले आप सब जानते हैं सांकेतिक भाषा आई थी, फिर मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो उसी मौखिक भाषा को हम ध्वनि कहते हैं। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे वर्ड है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आप बताएंगे ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब आप बताएंगे वर्ड है। क्योंकि ध्वनि से हम भाषा को लिख तो सकते नहीं हैं, लिखने के लिए हमें वर्डों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, तो लिखित इकाई क्या है? ये वर्ड है। इस बात को आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड क्या है। इसे तो आप सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमारी जो वर्णमाला है यह किससे मिलकर बनी है? स्वर और व्यंजनों से। देखिए हमारी वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में पूरे 52 अक्षर होते हैं, जिनमें स्वर 11 और व्यंजन 33 और इनके अलावा संयुक्ताक्षर होते हैं 4। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। द्विगुण का मतलब आपकी किताब में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर अ से लेकर अ तक होते हैं। अंग और अह को हम लोग स्वर नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो अलग है। 11 हमारे स्वर हुए और व्यंजन 33 हुए। क से लेकर ह तक। और संयुक्ताक्षर 4 है। द्विगुण, द्विगुण का मतलब होता है, देखिए द्विगुण व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, अड़ और अड़, ये दो हमारे द्विगुण व्यंजन हैं। इनसे हम शब्दों की शुरुआत नहीं करते, ये हमेशा बीच में आते हैं, पहले कभी नहीं आते। ठीक है, अंत में
छ किससे मिलकर बना है, इसे समझिए। छ में दो वर्ड हैं। जब हम लिखते हैं कक्षा, चलिए पहले इसको देखिए, कक्षा। तो कक्षा लिखने में जो छ है उसके पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, इसमें क छुपा हुआ है, क की ध्वनि निकल रही है, कक्षा। इस छ में क की ध्वनि निकल रही है, तो पहले वर्ड के बाद ये हमारा छ आया है, ठीक है। तो इसमें ध्वनि हमारी आएगी कक्षा, आधा क बोलेंगे इसमें। और अगर ये पहले आ जाए तो जैसे क्षत्रिय, अगर हम क्षत्रिय बोलते हैं, जैसे कक्षा बोले, क वर्ड के बाद हमारा छ आया है कक्षा, तो इस छ को बहुत सारे लोग इसका उच्चारण कक्षा बोलते हैं, तो ये गलत होता है। हमें बोलना है कक्षा, क आधा क फिर छ, क्योंकि इस छ में क छुपा हुआ है। तो जब हम कक्षा बोलते हैं, क के बाद छ आ रहा है, तो ध्वनि जो है हमारे मुख से क की ध्वनि निकल रही है, कक्षा। और अगर यही छ पहले आ जाए, जैसे क्षत्रिय, तो इसे बोलने में क की ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। क की ध्वनि कहाँ आ रही है, हम बोल तो रहे हैं क्षत्रिय क्षत्रिय, लेकिन क की ध्वनि हमारे गले तक ही रह जा रही है, वो बाहर नहीं आ रही है। और जब दूसरे वर्ड पर ये होगा छ, तो उसमें क की ध्वनि आएगी, कक्षा। अगर पहले होगा तो नहीं आएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्र हमारा किससे मिलकर बना है, त प्लस र। देखिए यहाँ पर त किससे बना है, त हलंत प्लस र, हलंत प्लस अ। त्र बोलने में अ स्वर है इसमें। य किससे मिलकर बना है, ज हलंत प्लस इय, हलंत प्लस अ। स्र किससे मिलकर बना है, स्र, तालव्य पे श, हलंत प्लस र, हलंत प्लस अ। ठीक है बच्चों, इस बात को सभी लोग समझ गए। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन जो होते हैं, जैसे अगर कोई आपको व्यंजन लिखने के लिए कहे, देखिए व्यंजन, तो आप कैसे लिखेंगे, क ख ग घ अंग। इसको जब आप लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो क ख ग घ अंग व्यंजन है, ऐसे नहीं लिखना है, इसके नीचे आपको हलंत देना है। क ख ग घ अंग ये व्यंजन हमारा है, लेकिन इसमें आपको हलंत देकर ही लिखना है। जब हलंत होगा तब आप बताएंगे कि ये व्यंजन है, क्योंकि हलंत का मतलब इसमें स्वर नहीं मिला है। स्वर तो आपको पता है अ से अ तक, और व्यंजन जो आप क से य तक लिखते हैं तो उसके नीचे आप हलंत लगाएंगे, तभी यह व्यंजन कहलाएगा। अगर आप व्यंजन हटा देंगे जैसे, तब इसमें स्वर मिला होगा, तब इसको हम बोलेंगे कि इसमें स्वर मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके टुकड़े भी हम कर देंगे अलग अलग, क हलंत प्लस अ मिलकर बन गया क। जब हलंत होगा तो हलंत का मतलब कि इसमें स्वर नहीं है, और जब ऐसा क होगा बिना हलंत के तो आप समझ जाएंगे कि इसमें स्वर मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए स्वर और व्यंजन की एक छोटी सी कहानी आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चों, एक बार दो भाई थे जिनका नाम था स्वर और व्यंजन। दोनों के घर
कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। एक बार बहुत तेजी से बारिश हुई और स्वर का जो घर है वो टूट जाता है। तो स्वर क्या करता है? स्वर के बच्चे होते हैं 11 और उनके बच्चे कुछ करते नहीं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं स्वतंत्र रूप से। और जो व्यंजन है, व्यंजन के 3 बच्चे होते हैं जो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और व्यंजन अकेले ही अपने घर पे रहता है। तो जब बारिश से स्वर का घर टूटता है, तो जब बारिश आती है स्वर का घर टूट जाता है, तो स्वर के बच्चे क्या करते हैं? अपने घर को मिलकर बना लेते हैं। इसके बाद आराम से रहते हैं। फिर क्या होता है? अगले दिन बारिश आती है तो व्यंजन का घर टूट जाता है और व्यंजन को तो कुछ करने नहीं आता, वो अकेले ही रहता है। तो व्यंजन क्या करता है? स्वर से कहता है कि आप अपने बच्चों से मेरा घर बनवा दीजिए। तो व्यंजन के बच्चे जाते हैं, स्वर के बच्चे जाते हैं और व्यंजन के घर को बना देते हैं। तो क्या समझ में आया कि स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती और व्यंजन को स्वर की सहायता की जरूरत होती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जा सकते। ठीक है बच्चों, इस कहानी को याद कर लीजिएगा, समझ में सबके आ जाएगा। अच्छा बच्चों, वर्ण विच्छेद करना तो आ गया होगा सभी को। देखिए, यही वर्ण विच्छेद है। आप सब अपनी किसी कॉपी में अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपके नाम में कितने वर्ण हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राम। राम शब्द में कितने वर्ण हैं बताइए बच्चों। इसको आप लिखेंगे र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, मिलकर क्या बना? राम। तो आप बताएंगे राम शब्द में 4 वर्ण है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए आम शब्द में कितने वर्ण हैं, देखिए तो आप क्या बताएंगे? आ तो खुद ही स्वर है, इसमें हलंत की आवश्यकता नहीं है। आ प्लस म हलंत प्लस अ, मिलकर क्या बना? आम। और इसमें आपके 3 वर्ण हैं, 1 2 3। आ तो स्वर है, स्वर में हलंत की आवश्यकता होती नहीं है। जो व्यंजन है उसमें आप हलंत लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्दों को लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा वर्ण विच्छेद करके। ठीक है बच्चों, तो वर्ण विच्छेद करने सभी को समझ में आ गया। चलिए एक शब्द और बना लीजिए, मोहन। म तो व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है। इसको आप कैसे बनाएंगे? म हलंत प्लस ओ, मिलकर वो हो जाएगा, प्लस अ हलंत प्लस अ हलंत प्लस न, हलंत प्लस अ। तो कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6। मोहन में 6 वर्ण हुए। ऐसे आप बहुत सारे शब्दों को लीजिएगा और अपनी पीसी कॉपी पर लिखकर प्रयास कीजिएगा वर्ण विच्छेद करने का। अब सभी को वर्ण विच्छेद करने आ गया बच्चों? चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सभी। तो ये तो आप सबने पढ़ा वर्ण के प्रकार। ठीक है, वर्ण की परिभाषा और वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर में अंग और अह जो आता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए, अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंग और अह। अंग का प्रयोग कहाँ पर होता है बताइए? अंग को हम लोग कैसे लिखते हैं?
चलिए देखिए, पहले ये बताइए, अयोगवा तो दो हुए, अंग और अह। अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसके अलावा एक चंद्र बिंदु होता है, ये आपके अयोगवा में नहीं आते हैं, ये अलग से होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक। देखिए, आपके स्वर में 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं, अंग और अह। तो अंग क्या है? अनुस्वार है, अह क्या है? विसर्ग है। इनके अलावा एक चंद्र बिंदु होती है, उसे अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? संस्कृत के शब्दों में। ठीक है, अह, ये जो विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत के शब्दों में, जैसे प्रातः, नमः, अतः। ठीक है, और अंग को हम लोग कैसे लिखते हैं? अनुस्वार को, जैसे डंडा, अंडा। ठीक है, लंका, अनुस्वार इसी को बोलते हैं। और चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे चांद, सांप और क्या हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको पता तो चल गया, अह का प्रयोग हम लोग संस्कृत के शब्दों में करते हैं। नमः, प्रातः, अतः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और अंग जो है अनुस्वार, जैसे आपका व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग। तो ये जो 5वां वर्ण आया अंग, आपकी वर्णमाला में जो व्यंजन है उनका जो 5वां वर्ण आएगा, ठीक है, उसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। जैसे अंगा, अंगा बोलने पर नाक से हवा निकल रही है, अगर नाक को हम ऐसे बंद करके अंगा बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। बोल कर देखिए, अंग, आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे आप सभी प्रयास कर लीजिएगा। और अंग के नीचे क्या है? इन्या, अड़, न, म। ठीक है, ये सब अनुस्वार है। जो आपके व्यंजन का 5वां अक्षर है, इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। और ये जो अनुनासिक है, चांद, सांप, दांत, तो इसमें चंद्र बिंदु जो है, तो अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार में तो अनुस्वार के उच्चारण में हवा जो है केवल नाक द्वारा निकलती है, लेकिन अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों के द्वारा निकलती है, दोनों का प्रयोग होता है। चांद, देखिए चांद बोलने पर मुंह भी खुल रहा है और नाक से हवा भी आ रही है, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इतना आप सब अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।